बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 का टोटल 40 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 की जो प्रिपरेशन है यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही जो आपके की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टर्म्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे आगे वीडियोस में समझेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल डीआई का क्वेश्चन होता है, शुरुआत के 5 क्वेश्चन उनको हमने इसमें नहीं लिया है, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसीलिए उनको हम अलग से करा देंगे। जो आपके 5 क्वेश्चन हैं मैथ के जो होते हैं डीआई वाले, ताकि आप अलग से, बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको सिर्फ उसमें ही प्रॉब्लम होता है उसी पार्ट के सेक्शन में, तो हम उनको अलग से जो है बता देंगे, जिससे कि वो वीडियो शॉर्ट भी रहेगी और आपको देखने में क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर्स लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डायग्राम और फ्लो चार्ट की मदद से किस तरह के बच्चे जो है वो सीख पाते हैं अच्छे से। तो टेक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी या रोड। तो इसका आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विजुअल। वो लोग जिनको कि देखने में समस्या होती है उनको अगर हम फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। आपको मैच 1 के लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे आपके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके बाद आपको इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप एक बार ऑप्शन देख लें, इंटीग्रल एजुकेशन और फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये देने वाले हैं श्री अरबिंदो। इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन, जिसमें कि जो मैन है उसको होल चाइल्ड के रूप में कहा है, और उसकी जो आपकी एजुकेशन है वो लर्निंग, मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेके एट द एंड ऑफ देयर लाइफ वो चलती रहती है। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें, वो भी जो भारतीय दर्शन है उसके, तो इस पर किसने बहुत ज़्यादा बल दिया है, तो वो दिया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। आप याद रखिएगा, जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर बल देने वाले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लर्निंग टू टेक प्लेस फ्रॉम इन नेचर एंड फ्रॉम इन नेचर। नेचर की जब भी बात आएगी तो नेचुरलिज्म या फिर नेचर जहाँ भी आपको आएगा, और अगर वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है तो यहाँ पर हम उन्हीं को टिक करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग जो है वो कहाँ से होनी चाहिए, प्रकृति से होनी चाहिए और प्रकृति में होनी चाहिए। तो ये कहने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि आपके बहुत ही दूर कोलाहल से दूर उन्होंने वो विश्वविद्यालय, अपना विद्यालय वो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हमेशा जॉन डेवी करते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, जॉन डेवी। तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन क्या बनता है, ए का 2 है, आपका बी का 3 है। तो ए का 2 और बी का 3 हम लोग देख लेते हैं ये किस में है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, लास्ट में ही हमें मिल जा रहा है, ए का 2 और बी का 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। In order to identify the individual differences of a learner in a class, which of the following can be used by a teacher? अगर आपको व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करना है, पहचानना है एक लर्नर की इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर, तो आप कौन सा इसमें से असेसमेंट का यूज़ करके उस बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को पता कर पाएंगे या पता कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और पीयर। देखिए एक कक्षा में कहा गया है तो इसका आंसर होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। समेटिव एट द एंड, जब आपने कोई चीज़ पढ़ा लिया उसके लास्ट में लिया, या एग्ज़ाम जो आपका होता है एनुअल वाला या सेमेस्टर, वो आपका समेटिव है। फॉर्मेटिव मतलब कि आप जो यूनिट टेस्ट के रूप में लेते हैं इन द क्लासरूम, जो बच्चे का टीचर जो है असेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही पार्ट आपसे पूछा गया है। The e-content generated under EPG पाठशाला प्रोजेक्ट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। EPG पाठशाला प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, जो कि नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज के लिए हैं। ये किस वेब द्वारा होस्ट किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, इनफ्लिबिनेट। आपको कमेंट सेक्शन में ये
कमेंट करके बताना है कि इन्फ्लिबिनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो EPG पाठशाला ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका UGC इन्फ्लिबिनेट द्वारा जो है ये लाया गया है और इसको फंडेड कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसे फंड किया जाता है। ठीक, ये क्या करता है, ये आपके जितने भी जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, मतलब जिसमें कुछ ऐसी टेक्निक वाली चीज़ें नहीं कराई जाती हैं, उन कोर्सेज़ को जो टेक्स्ट बुक के जो उनके मटेरियल्स होते हैं उनको और स्टैंडर्डाइज करता है, उनको और बेहतर बनाता है, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है उसके अंदर क्वालिटी आ सके। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस वेब द्वारा होता है, इन्फ्लिबिनेट द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव डोमेन, ये आपका इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये स्टार्टिंग से ही जब भी हम लोगों ने पढ़ा है तो आपने CAP डोमेन पढ़ा है, कैब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। उसी टेक्सोनॉमी में आपसे इफेक्टिव डोमेन का पार्ट कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो आपको इसके लिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी अच्छे से याद होनी चाहिए, जिसके अंदर रिसीविंग है ही। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो रिस्पॉन्डिंग हो जाता है, फिर इवेलुएट करना है, इसको हम वैल्यू भी कई बार अन्य शब्दों में कहते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना और एट द लास्ट कैरेक्टराइजेशन या स्पेशलाइजेशन। बट एनालाइजिंग इसमें नहीं होता है। अगर यहीं आपका ये होता है इफेक्टिव की जगह, अगर इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन पूछा तो उसमें आपका एनालिसिस और सिंथेसिस का टर्म है, बट इफेक्टिव डोमेन में एनालाइजिंग नहीं होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही ऑप्शन बी है। When a variable leads to a spurious interpretation of research result, it is called। जब एक वेरिएबल एक spurious interpretation जो है वो क्या करता है, किसी भी रिसर्च रिजल्ट में ला देता है, तो उसको क्या कहते हैं या उस वेरिएबल का क्या नाम है, तो इस वेरिएबल को कहते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल। क्या कहेंगे, कन्फाउंडिंग वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कंट्रोल वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल जो कि पूरे टाइम कांस्टेंट रहता है हमारे रिसर्च में, पूरे टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, एक्सटर्नल वेरिएबल जो बाहर से कोई वेरिएबल है, कन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल का इसमें नहीं। कन्फाउंडिंग का मतलब आप सिंपल से समझिए कि कन्फाउंडिंग इसका दूसरा नाम है कन्फ्यूजिंग वेरिएबल, मतलब ऐसा वेरिएबल जो कि आपके रिसर्च रिज़ल्ट में आता है और कंफ्यूज कर देता है कि अच्छा आगे क्या करना है, या आप उसमें जो कोरिलेशन आप निकालेंगे जब वेरिएबल्स के अंदर, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि जो आप कह सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, आपके इंडिपेंडेंट की वजह से आ रहा है या बाहर के किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से आ रहा है। सो दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कन्फाउंडिंग वेरिएबल। क्लियर है? तो आपका ये जो है हो जाएगा कन्फाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, स्प्यूरियस का मतलब यहाँ पे होगा आपका फॉल्स और फेक। ठीक, द एज ऑफ अ रिस्पॉन्डेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, एक रिस्पॉन्डेंट मान लीजिए कि कोई भी आप ही हैं, अगर आप मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि जो एज रिस्पॉन्डेंट की है वो किस में आएगा, पैरेलल वेरिएबल में आएगा, मोनेडिक में आएगा, डायडिक में आएगा या सिंपल वेरिएबल में आएगा। तो पैरेलल वेरिएबल के लिए तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइंस जब जो एक सीधी रेखा में चलती हैं कभी भी मीट नहीं करती हैं। सो यहाँ दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, बट यहाँ तो सिर्फ एक का ही हमें एज बोल रहा है ना। मोनेडिक का मतलब भी 1 होता है और वो वेरिएबल जो कि क्या हो, तो ये ऑप्शन हो सकता है। डायडिक का मतलब भी 2 होता है, बट हमें यहाँ ये नहीं कह रहा है कि एज ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, ऐसा नहीं कह रहा। और सिंपल वेरिएबल में भी आपका हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेडिक वेरिएबल। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मोनेडिक जब भी बात कहे दैट मीन्स कि आप उसको 1 एट अ टाइम, आप ये याद रख सकते हैं कि एक बार में एक की ही एज आप सुनेंगे ना, एक बार में एक की ही एज देखेंगे, 1 एट अ टाइम आप काम करेंगे, उसको आइसोलेट रखेंगे बाकी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, वो रिसर्च जो कि किसी भी व्यक्ति की खुद की समस्याओं पर, या मतलब जिसमें कि आप कह सकते हैं कि ऐसा रिसर्च जिसमें आप न्यूमेरल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, एथनोग्राफी है, ग्राउंडेड रिसर्च है, नैरेटिव हिस्ट्री है, तो हिस्टोरिकल रिसर्चेज हैं जिसमें कि आप कोई नंबर, कोई परसेंटेज में ये चीज़ नहीं बता सकते कि ऐसा ऐसा है। तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वाई शुड वी अवॉइड टू डू द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्यों? टू सेंसिटिव इन द कॉन्टेक्स्ट, ओपन टू डिबेट, टू सब्जेक्टिव,
डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज इशू ऑफ रेप्लिकेशन। सो इसके कई सारे ऑप्शंस हैं जी, ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, इसके अनुसार आपको ये बताना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च है, अगर मैं करूँगी तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, मैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग देखूँगी, आप करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ये सब्जेक्टिव तो नेचर है उसका। डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज, सीधी सी चीज़ है कि अगर हम जैसे केस स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो जो केस स्टडी मेरी होगी ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का प्रॉब्लम अगर वही है तो उसका भी वही सोल्यूशन होगा, नहीं। सो जनरलाइजेशन की क्वालिटी भी इसके अंदर नहीं होती है। और इशू ऑफ रेप्लिकेशन, एप्लीकेशन का मतलब उसको रिपीट कर पाएंगे कि नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी, डी और ई होना चाहिए। दिया हुआ है ऑप्शन सी में सी, डी और ई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द सैम्पल साइज फॉर अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सैम्पल साइज को कौन सा फैक्टर इसमें से इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले आपको सैम्पल साइज़ पता होना चाहिए। जैसे ये पूरा आपका पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है, ठीक है, इसमें से हम सैम्पल निकालेंगे तो कुछ को, मान लीजिए कि इसमें से हमने 2-4 को 4 निकाल लिया, ये हमारा सैम्पल है और यही जितने लोग हैं यही उसका साइज़ हो गया। तो ये किस फैक्टर पर इन्फ्लुएंस करेगा? टाइप ऑफ प्रोजेक्ट की, आप किस तरीके का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम किस तरह का जो है सैम्पलिंग यूज़ करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। प्रोजेक्ट का क्या पर्पज़ है उस पर डिपेंड करेगा, और उस एरिया में हुए प्रीवियस रिसर्चेस पर भी करेगा। कि मान लीजिए कि अगर हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, उस पर पहले से रिसर्चेस हुए हैं, तो हम उसका सेम तो रिज़ल्ट आएगा नहीं, तो हम उसके आगे करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर भी ये बात जो है निर्भर करती है। रिसर्चर की पर्सनालिटी, किसी भी रिसर्च में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रिसर्च करने वाला कौन है, ओके, और हिज और हर स्टैंडिंग एज अ रिसर्चर, कि वो एक रिसर्चर के तौर पर खड़ा है या खड़ी है, इस बात से भी कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिर से मैच 1 के साथ, लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच आउट करना है, ओके। कंटेंट एनालिसिस, जब आप कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो आप किसी भी कंटेंट को क्या कर रहे हैं, जब आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक, किसी भी कंटेंट को, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अगर हम कंटेंट एनालिसिस को बात करेंगे तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव स्टडीज़ में इसका हम अधिकतर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, जैसे कि आपको कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, मान लीजिए कि किसी ए की भी, बी की भी, सी का भी, कोई एक ही सेम टॉपिक पे किया गया कार्य है। मान लीजिए कि आपने पर्सनालिटी पर वर्क किया है, ए ने भी वही कार्य किया है, बी ने भी वही किया है, सी ने भी वही किया है। अब अगर आपको इसकी कंटेंट की एनालिसिस करनी होगी तो आप इन तीनों के काम को मर्ज करके एक अलग से अपना जो है शॉर्ट में ये दे देंगे, क्विक रिव्यू आप दे देंगे कि सबके में कॉमन कौन सी चीज़ें हैं, सब में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है कि आप किस चीज़ के ऊपर दे रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यूनिट, ये आपका कंटेंट एनालिसिस का ए का क्या हो जाएगा, हमारा 4th हो जाएगा। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, जब सोशल की बात करते हैं, सामाजिक, दैट मीन्स सोसाइटी की बात हो रही है ना, जहाँ सोसाइटी होगा वहाँ पे रिलेशंस आएंगे तो इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन जब भी होगा तो वो सिंगल लोग से तो होगा नहीं, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होगा। सो डायडिक रिलेशन, जो ड्यूअल रिलेशन है उसके ऊपर फोकस करने वाला कौन होगा, आपका सोशल नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद सिमेंटिक डिफरेंशियल, देखिए सिमेंटिक डिफरेंशियल जो है इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें तो जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ खाना कितना अच्छा लगता है, आपको रेटिंग दे दी गई किसी चीज़ में, रेटिंग या येस या नो में, तो आपने कुछ, आपको जो सामने आपके विशेषण दिए गए हैं उसमें से चुन करके आप एक चीज़ों को बना रहे हैं। तो ये सिमेंटिक डिफरेंशियल में क्या होता है कि बाईपोलर एडजेक्टिव्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एटीट्यूड को जानने के लिए कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में किसी के चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ठीक, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में जानने के लिए हम कुछ ऑप्शन दे देते हैं और उस ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एंड मेटा एनालिसिस, ऑफ कोर्स ये समराइजेशन होता है जो आपका मेटा एनालिसिस होता है, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमें प्रॉब्लम दी रहती है, जो भी हमें पैरा दिया रहता है, उसकी तुरंत से एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपको करके दिया गया है उसकी भी एनालिसिस करना। सो मेटा एनालिसिस सिंपली क्या है, एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। क्लियर है इतनी बातें।
और कंटेंट एनालिसिस जो है आपका, इसके साथ कंफ्यूज मत हो, या कंटेंट में हम किसी भी कंटेंट की एनालिसिस करते हैं, जबकि मेटा एनालिसिस में दिए गए ही पैराग्राफ की दोबारा से एनालिसिस करते हैं, एक तरीके से उसको समराइज़ करते हैं, जबकि कंटेंट वाले में हमारा पर्सनल ओपिनियन भी शामिल होता है कि इस कंटेंट को लेके क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ठीक, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का होगा आपका फोर्थ, ए फोर्थ, बी 3, A4, B3, C2, D1, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, इन अ क्लासरूम में इफेक्टिव लिसनर, एक क्लासरूम में इफेक्टिव लिसनर जो है वो क्या है? रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शन, क्या वो डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करेगा? सीक डाइवर्जन या डाइवर्जेंस को देखेगा। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि कोई अगर मान लीजिए क्लास में आप पढ़ रहे हैं, खिड़की लगी हुई है, खिड़की से कोई आ रहा जा रहा है, तो आप उस चीज़ को रेजिस्ट करें कि मुझे अपना जो है दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना है, क्लास में कोई भी आ रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है, आप अपना पढ़ने में हैं। सीक डाइवर्जन, और कभी कभी क्या होता है कि टीचर जब पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी आपस में बात करना, हमारा मन खुद नहीं लगता और हम खुद ऐसी चीज़ें करते हैं। प्रीफर मैसेज फिल्टरिंग, जो मैसेज आ रहा है टीचर की तरफ से उसको फ़िल्टर आउट करके बताना, बोलना, ये चीज़ें। जज द मैसेज डिलीवरी स्टाइल, उसके बाद जिस तरीके से भी सामने वाला मैसेज दे रहा है उसको जज करना, उसके डिलीवरी स्टाइल को जज करना। तो ये क्या है, एक इफ़ेक्टिव लिसनर अगर आप हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से क्या होना चाहेंगे? दूर होना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। द टू वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जो टू वे होता है मतलब दोनों तरफा फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ करते हैं तो वो लेवल 1 कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा इसको, टू वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो आप अपने फ्रेंड के साथ करेंगे तो लेवल 1। ठीक है। फ्रॉम द कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिस्टिंग्विशेज वन कल्चर फ्रॉम अनदर कल्चर, कौन सा वो फैक्टर है जो कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग बनाता है? ठीक, सो लर्निंग स्किल्स, क्या सीखने की जो कला होती है वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या बनाती है? अलग बनाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका टाइम सेंस, जैसे टाइम सेंस इन द इसमें आप कह सकते हैं जैसे समय, जैसे अगर आप अपने सनातन धर्म में देखेंगे तो समय का एक अलग महत्व है कि इस समय ये समय चल रहा है, या भोर का समय ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, शाम को भगवान की आरती होना ज़रूरी है, सुबह होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें समय के अकॉर्डिंग। जबकि जब आप वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं तो वहाँ ऐसा कोई चीज़ें नहीं उतनी होती हैं। लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप किसी के प्रति क्या है, बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड आप दिखा रहे हैं, क्या इसमें होता है? तो अगर आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे तो अगर फॉरेन के वेस्टर्न कल्चर में है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको ग्रेटिट्यूड करेंगे कि थैंक यू, इस टाइप से। जबकि इंडिया में वो चीज़ें अभी थोड़े लेवल पर कम है, लोग करते हैं बट सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोगों का तरीका थोड़ा बहुत ज़्यादा ओपन रहता है, कुछ लोग जो है वो कम लेवल पे करते हैं। लेवल ऑफ ऑनेस्टी, तो क्या ऑनेस्टी का लेवल वो वेरिएबल है? ऑनेस्टी क्या वो वेरिएबल है जो कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग कर सकती है? क्या ऐसा भी है कि किसी देश के लोग बहुत ऑनेस्ट होंगे और किसी के बहुत डिसऑनेस्ट होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लर्निंग स्किल्स, ये लर्निंग को भी आप एक वेरिएबल के तौर पे अगर आप देखते हैं तो हर देश में, हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि कुछ लोग फास्ट लर्नर होंगे, कुछ लोग स्लो लर्नर होंगे, कुछ मीडियोकर होंगे, राइट। बट जो आपका टाइम सेंस है और लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये वो वेरिएबल है जो कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर से क्या करते हैं? अलग बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन फुलफिल द रिलेशनशिप नीड्स। जो स्मॉल ग्रुप की कम्युनिकेशन होती है ये एक रिलेशनशिप की नीड्स को पूरा कर देती हैं। ठीक है, स्मॉल ग्रुप में आप ले सकते हैं 10-15 लोगों को या 6 से 10 लोगों को, तो वो भी आपके जो रिलेशनशिप की नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकती हैं। However, small group communication does not serve task related needs. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर यहाँ नॉट नहीं लिखा रहता तो ये आपका ऑप्शन ये भी सही रहता, ये सही है, ये भी सही रहता, लेकिन यहाँ नॉट लिखा हुआ है इस वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। अगर 6 से 10 लोग हैं, 10 से 15 लोग भी हैं, तो क्या आपको कोई कार्य है तो क्या वो आपके कार्य में आपकी मदद नहीं कर सकते? ऐसी बात तो नहीं होती है कि आपका टास्क के प्रति कोई भी आपको कार्य करना है जो आपकी ज़रूरत है उसको सिर्फ बड़े ग्रुप में ही लोग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ तो नहीं है। सो पहला सही है और दूसरा गलत है। ऐसा किस ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मीडिया एज रिलेटेड टू देयर ऑडियंस। मीडिया का क्या फंक्शन है अपने ऑडियंस से रिलेटेड, ठीक है, उनके क्या रोल हैं। क्रिएशन ऑफ पैसिव लॉन्गिंग फॉर मीडिया प्रोडक्ट्स, की जो मीडिया के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी इनका है, उसके लिए लोगों की एक पैसिवनेस लॉन्गिंग की मतलब एक निष्क्रिय चाह का होना, तो कभी भी नहीं, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पैसिव तो नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो जाता है, तो जिसमें ऑप्शन ए है वो ऑप्शन आप कट कर दीजिए। मतलब यहाँ से देखिए ऑप्शन ए यहाँ से कट गया, तो ए और सी तो ऐसे ही गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑमनीवोरस डिलीवरिंग ऑफ मीडिया कंटेंट, कंपेंसेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन, वाइकेरियस विश फुलफिलमेंट, सोर्सेज ऑफ सजेशन फॉर अप्रोप्रिएट रोल। देखिए इसमें जो है, अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि लैंग्वेज काफ़ी क्लिष्ट देते हैं तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, कि हो सकता है कि आप ये न समझ पाएँ कि ओमनीवोरस डिलीवरिंग का मतलब क्या है और कंपेंसेशन टू आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है। तो लास्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ई, सोर्सेज ऑफ सजेशन फॉर अप्रोप्रिएट रोल। ये तो बिल्कुल सही बात है और ये समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्या करता है, आपको एक अप्रोप्रिएट रोल के लिए सजेस्ट करता है अपने लेवल पे। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई है, इसमें है और इसमें है। तो इसको तो हमने ऑलरेडी कट कर दिया क्योंकि इसमें ए है, ए ऑप्शन तो समझ आया ना, पैसिव तो कभी होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह से भी है। अब हम इसके ऑप्शन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कंपेंसेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन, ये जो चीज़ आपकी लिखी हुई है और इसके साथ ही वाइकेरियस विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है या जो कंपेंसेशन है, इसका सीधा सा मतलब आपका क्या है कि ये कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। जो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर है ये क्या है, कनेक्टिविटी, कि वो लोगों के साथ जुड़ करके क्या करते हैं, जुड़ते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। बीच बीच में जो एडवर्टीज़मेंट भी आप देखेंगे कई बार देते हैं, उन एडवर्टीज़मेंट से भी उन्हें पैसे मिलते हैं, बट वो क्या होता है, वो लोगों का एक लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है उनके साथ, जो जिसके वो क्या करते हैं, उसके बाद उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है उन चीज़ों को दिखा करके, ठीक है। और जो आपका वाइकेरियस विश फुलफिलमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो है क्या करते हैं, मतलब कि किसी भी कार्य को जो आपको पसंद है उसको स्वयं न करके जब दूसरा कोई करता है तो वो देख करके खुशी होना, ये वाइकेरियस विश फुलफिलमेंट है। तो ये भी क्या करता है, मीडिया का एक फंक्शन है कि व्यक्ति जैसे जिसका प्रतिनिधित्व करता है या जिसको मानता है, मीडिया उस तरह के आइटम्स को दिखाए, मीडिया उस तरह के चीज़ों को दिखाए जिससे लोगों की जो चाह है वो सामने वाले व्यक्ति के थ्रू फुलफिल हो रही हो। क्लियर है ऑप्शन? तो ऑप्शन सी डी ई इज़ द करेक्ट। अब यहाँ पे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज गिवन एज। आप एक बार देख लीजिए और एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। इजी क्वेश्चन है आपका। 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 और 30 है। ठीक, 4 है आपका, 6 है, 12 है और 14 है। तो पहले तो आप ये देखिए कि 4 से 6 अगर आ रहा है तो वो 4 से 6 कैसे आ सकता है। तो अगर हम 4 2 जा करते हैं तो 8 आएगा, अगर -2 कर देंगे तो 6 आएगा। बट जब 6 2 जा करेंगे तो 6 2 जा 12, लेकिन उसमें तो -2 करने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट मीन्स ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 से 6 कैसे आया, +2 किया तब आया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे 4 में 6 कैसे आया, +2 करने पर आया, सॉरी +2 करने पे क्या आ गया आपका, 6 आ गया। और जब हम क्या करेंगे, 6 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। ठीक, और 12 में जब हम +2 कर रहे हैं तो हमारा फिर से क्या आ जा रहा है, 14। और 14 में फिर जब हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, 28 आ जा रहा है। इसका मतलब है ये एक सीरीज़ फॉलो कर रहा है कि एक बार 2 को प्लस कर रहा है और एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नेक्स्ट सीरीज़ में क्या होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो 4 + 2 6, 6 2 जा 12, 12 + 2 14, 14 2 जा 28, 28 + 2 30 और 32 जा आपका हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 21 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ।
इन अ सर्टेन कोड ओ को रिटर्न किया गया है ई से, ए को सी से, एम को आई, एस को ओ, एन को पी, ई को एम, आई को ए और पी को एन, सी को एस, देन हाउ विल कंपेनियन विल बी रिटन इन दैट कोड। तो उस कोड में कंपेनियन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको करना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल जो जो चीज़ें रिप्लेस की गई हैं एक बार इसको ऐसे लिख लिया करिए। जैसे कि ओ को ई लिखा गया है तो ओ को ई ऐसे कर सकते हैं आप। उसके साथ ही ए को क्या किया गया है, सी से किया गया है, और जहाँ जहाँ वो आपका वर्ड कंपेनियन यहाँ आए बस आपको इस लेटर को उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो हम कंपेनियन है आपका NION, लास्ट से देखते हैं तो जल्दी क्लियर हो, क्योंकि शुरुआत के तो सबके सब सेम ही दिए हुए हैं आपको। तो N की जगह यहाँ पे इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, P से रिप्लेस किया है N को, राइट। तो जब P हो गया आपका सबसे लास्ट वर्ड क्या रहेगा, लास्ट वर्ड आपका रहेगा P। तो P जब आपका लास्ट वर्ड रहेगा तो यहाँ पे या तो ऑप्शन नंबर A आएगा या तो ऑप्शन नंबर B आएगा, इन्हीं दोनों में से आएगा। ये दोनों ऑप्शन कट गया, समझ आया कैसे हम लास्ट से चल रहे हैं कि मैंने लास्ट का कंपेनियन का N को पकड़ा है, N का रिवर्स में क्या है आपके पास, P है। उसके बाद अगर आप देखें तो O है, O के रिवर्स में कौन है भाई, तो S को O माना गया है, S को O माना गया है, राइट, S एज O, ठीक। तो S एज O, हाँ, तो हमें O को लेना है। O किसकी तरह है, O एज E की तरह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा E, तो EP यहाँ भी है और EP यहाँ भी है। अब इसके बाद वाले से हमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है I। देखिए I को किसके तहत लिया गया है, तो I आपका जो है I एज A, I किसकी तरह है, A की तरह, तो AEP लास्ट के 3 लेटर्स इसके होंगे, AEP। तो AEP किस में है, ऑप्शन नंबर A में, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो जब आप कॉपी पे इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही ईजी होता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बट मैंने लास्ट से भी कर दिया, इससे आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग का है। इन ए क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कितने बच्चे हैं आपके, 43 स्टूडेंट्स हैं। आशमन्स रैंक इज 16th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज़ हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, रैंकिंग वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। इसमें ये कह रहा है कि एक 43 स्टूडेंट्स की क्लास है, मान लेते हैं कि ये आपका एक क्लास के 43 स्टूडेंट्स हैं, पूरे 43 हैं। नीचे से, नीचे की तरफ से इसकी रैंक कितनी है आसमान की, 16th रैंक है इनकी, ठीक है, 16th रैंक है। तो इनकी टॉप से ये जो रैंक गई है ये कहाँ से गई है, नीचे से गई है, तो ऊपर से इनकी रैंक कितनी होगी जब हम ऊपर से आएंगे। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 43, और इसमें से 16th इनकी रैंक है, तो 43 में से ज़रा 16 को माइनस कर दीजिए, तो आपका 13 में से 6 चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7, और उसके बाद 4 में यहाँ हो जाएगा आपका 3 में से बन गया 2, 27। तो इसका मतलब है जब इनकी रैंक 16 यहाँ पर है तो इनके ऊपर यहाँ तक कितने बच्चे हैं, इनके ऊपर यहाँ तक 27 बच्चे हैं। लेकिन हमें किसकी रैंक पूछी है, हमें तो आशमन की रैंक पूछी है। तो जब ये 27 बच्चे उसके ठीक ऊपर हैं तो आशमन को इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि हमें उनका रैंक चाहिए, तो 27 + 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो इनकी रैंक कितनी हो जाएगी, 28। क्लियर है ये क्वेश्चन, कैसे हमने रैंकिंग के क्वेश्चंस को निकाला कि टोटल 43 स्टूडेंट्स हैं और नीचे से इनकी रैंक 16 है, तो ऊपर से जब हम काउंट करेंगे तो टोटल में से इनकी रैंक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इनकी रैंक को सब्ट्रैक्ट करने के बाद चूँकि हमें आशमन की ही पोजीशन चाहिए तो उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाइप कैन फिल अ वाटर टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। एक पाइप है जो कि दूसरी पाइप के मुकाबले 3 गुना जल्दी पानी भर देती है। दोनों को जब हमने यूज़ किया एक साथ तो 36 मिनट में इन लोगों ने पूरी की पूरी जो टैंक है वो भर दिया। तो स्लोअर पाइप अगर अकेले हमने लगाया होता तो वो कितना टाइम लेती है उसको फिल करने में। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें कि अगर स्लोअर पाइप है, जो स्लोअर पाइप है, मान लेते हैं कि स्लोअर पाइप जो है वो x मिनट लेती है क्या करने में, फिल करने में, x मिनट ले रही है स्लोअर पाइप उस टंकी को फिल करने में। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है ना कि स्लोअर पाइप कितना टाइम ले रही है, तो हमने उसको x लिया। तो अगर हम कहें कि यही स्लोअर पाइप 1 मिनट में कितना टाइम लेगी, तो ये 1/x हो जाएगा, 1/x होगा। इतना क्लियर हुआ, ये स्लोअर के लिए, याद रखिएगा 1/x स्लोअर के लिए है। अभी
अब अगर हम फास्टर पाइप की बात करें तो फास्टर पाइप उससे 3 गुना ज़्यादा समय ले रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर वो x ले रही है तो ये x/3 मिनट लेगी जो फास्टर वाली है। जब ये फास्टर वाली 3 गुना समय ले रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इनका 1 मिनट निकालेंगे कि 1 मिनट में फास्टर वाली कितना जाएगी, तो ये आपका 1/x ये आ जाएगा, ये 3 ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/x आएगा। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया कि स्लोअर वाले का कितना आया, हमारा स्लोअर वाले का 1/x और जो फास्टर वाला है उसका आया 3/x। दोनों को जब हमने जोड़ा है, मतलब दोनों पाइप को साथ में यूज़ किया, तो कितने देर में ये पाइप फिल हुई है, तो 36 मिनट में। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3 और 1 ऊपर 4, क्योंकि आपका वेरिएबल नीचे सेम है। 4/x = 1/36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x = आपका क्या आ जाएगा, x = 4 था और उधर क्या था 36, यही हो जाएगा आपका x = 6 4 जा 24 2 144। मतलब 144 मिनट जो लेगी वो स्लोअर पाइप लेगी, कि x तो हमने उसको ही माना है ना कि x टाइम में फिल करेगा, तो 144 मिनट जो है ये पाइप लेगी जो है फिल करने में उस पूरी टैंक को, ठीक है। और जब दोनों साथ में मिलकर काम किए तो 36 मिनट में हो गया। क्लियर है। A retailer buy 40, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। A retailer buy 40 pens at the marked price of 36 pen from the wholesaler. If he sells these pens giving a discount of 1%, what is the profit percentage? देखिए, अगर वो बेच रहा है किस पे, पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिटेलर है ये MP मार्क्ड प्राइस कितने पेन के, 40 पेन के, इक्वल में बेच रहा है किसको, CP किसका, 36 पेन का। नहीं, एक मिनट। रिटेलर ने खरीदा है 40 पेन को मार्क्ड प्राइस पे एट द प्राइस ऑफ 36 पेन। तो यहाँ पे आपका CP किसका है, 40 पेन की जो CP होगी, ठीक है। CP किसका होगा आपका, 40 पेन्स के, 40 पेन्स के CP किसके बराबर होगा आपका, ये इक्वल होगा आपके जो मार्क्ड प्राइस होगा 36 पेन का, कि 36 पेन के जो मार्क्ड प्राइस होंगे उनके बराबर में इन्होंने क्या किया है, 40 पेन को क्या किया है, उसको कॉस्ट प्राइस दिया है। और ये सब कितना हो रहा है मिला करके 36, ठीक, टोटल जो है। तो अब यहाँ पे वो 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं 40 रुपये पे, तो 1% का डिस्काउंट कितने पे, 40 रुपये पे। तो 1% ऑफ 40 अगर आप निकालेंगे तो ये 1/100 × 40 हो जाएगा, ये आपका 40 पैसे आ जाएगा, 40 पैसे, राइट। तो 40 पैसे जब ये आएगा तो 40 में से, क्योंकि ये पैसा आएगा और उसने कितने का किया है, 40 पेन का, ठीक। तो ये 40 में से, 40 रुपीज़ में से आप क्या कर देंगे, 40 पैसे को माइनस कर देंगे और आपका आंसर इसमें 39.60 आएगा। सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, 40 रुपीज़ में से 40 पैसे को सब्ट्रैक्ट किया इन्होंने, तो प्रॉफिट कितने का हुआ ये कैसे पता लगेगा, तो ये 36 पेन का MP लगाया ना इन्होंने, तो जो ये 39.60 आया है, इस 39.60 में 36 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 39.60 ये आया और इसमें से 36 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तकरीबन आपका 3.60, ये ऐसे ही आ जाएगा। 3.60 का उनको प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए तो बस इसको क्या कर देंगे, 3.60 और टोटल कितना है आपका नीचे 36 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 10% आपका। तो ऑप्शन नंबर 10% आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसको ध्यान से समझिएगा कि आपका जो 40 पेन है उसके CP पर इन्होंने क्या बेचा है, 36 पेन के मार्क्ड प्राइस जो लिखे हुए प्राइस थे उसको लिया है। तो CP जो 40 पेन का होगा वो भी 36 रुपये है और MP जो 36 पेन का है वो भी कितना है, 36 रुपये है। क्लियर है। तो 40 पेन का MP कितना होगा, 40 रुपये होगा और 1% डिस्काउंट इन्होंने दिया है, वो भी किस पे, जो मार्क्ड प्राइस है उस पे दिया है। ये चीज़ याद रखिएगा, तभी उससे हमारा 1% ऑफ 40 निकालेंगे और आंसर आते ही उसको 40 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे, ठीक। और एट द एंड उसको परसेंटेज में आंसर लाना है हमें। अब ये स्टेटमेंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द स्टेटमेंट नो बर्ड्स आर मैमल इज़ गिवन एज ट्रू, व्हाट कुड बी इमीडिएटली इन्फर।
देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके कैटेगोरिकल स्टेटमेंट से आया हुआ है। उसके लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए जो अपोजिशन टेबल है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको पता होना चाहिए। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ठीक। ए, ई, आई और ओ। ए क्या होता है आपका? ए आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर निगेटिव। क्लियर हुआ इतना? इसको हम लोग एक क्लास में समझेंगे तभी, अदरवाइज़ बहुत ही लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। अभी जो बेसिक है इसमें ये बोला है कि नो बर्ड्स आर मैमल इज़ गिवन एज ट्रू। नो बर्ड्स आर मैमल, दैट मीन्स यूनिवर्सल निगेटिव की बात कर रहा है। ओ दिया हुआ है आपको, ओ दिया हुआ है कि ये सही है। तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ऑल बर्ड्स आर मैमल इज़ फॉल्स। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि सारे के सारे बर्ड्स जो हैं मैमल्स हैं? ये गलत है। तो ये तो ऑल बर्ड्स, देखिए ये दोनों के बीच में ये ऑल जहाँ लग गया वहाँ यूनिवर्सल पॉजिटिव या अफर्मेटिव का रिलेशन आ गया। ओ के साथ ए का रिलेशन बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वाला होता है। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वो कभी भी सही नहीं होगा। और यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, जब सही नहीं होगा तो गलत ही तो होगा। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है? सही दिया हुआ है। अगर यहाँ ट्रू लिखा होता तब ये ऑप्शन आपका गलत होता। क्लियर है? इन दोनों ओ और ए के बीच में कैसा रिलेशन है? कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला, बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। तो अगर वहाँ पे नो है तो यहाँ पे ऑल उसके साथ जो है सही होगा, बट यहाँ ऑल बर्ड्स आर मैमल्स के साथ उन्होंने फॉल्स दे दिया, मतलब ये गलत है। तो बिल्कुल सही बात है। सम बर्ड्स आर मैमल्स इज फॉल्स। अब देखिए ओ के साथ सम बर्ड्स आर मैमल्स, आई का जो रिश्ता है ओ के साथ, आई का जो रिश्ता जो पर्टिकुलर पॉजिटिव है उसका रिश्ता क्या है? सब कॉन्ट्ररी है। क्या है? सब कॉन्ट्ररी, ठीक। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये भी इसका क्या होगा? कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी अगर आपने नो लिख दिया मतलब कोई भी चिड़िया मैमल है ही नहीं, तो उसमें से कुछ चिड़ियाँ कैसे आ सकती हैं? नहीं आ सकती। तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। तो यही आपको दिया हुआ है कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सही बात है। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल। अब कह रहा है कि सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, कुछ चिड़ियाँ जो हैं वो मैमल्स नहीं हैं। तो जब वो मैमल्स नहीं हैं तो सही बात है कि कुछ नो बर्ड्स आर मैमल्स, तो ओ के साथ ओ का ही रिश्ता है तो वो क्या होगा? ट्रू होगा। बट यहाँ पे क्या दे दिया है इन्होंने? फॉल्स दे दिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका ऑप्शन नहीं है, इससे हम ये इन्फर नहीं कर सकते। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, ये सही बात है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ चिड़ियाँ जो है वो मैमल्स नहीं हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप क्या इन्फर कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको ये क्लियर होगा। जैसे ए है तो ए में हम सिंपल कहते हैं ऑल एस एस पी, नो यस एस पी, सम यस आर पी एंड सम यस आर नॉट पी, ठीक है। इसको आप डिटेल में अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो हो सकता है आपको ये क्लियर उतना न हो, बट फिर भी इसको हम लोग पूरे डिटेल उस सेशन में समझेंगे, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। XYZ Home Finance offer best financial product in the country because like a family member and a good friend, XYZ Home Finance fulfill your need to have your own sweet home. Which of the following fallacies is committed in this argument? fallacy का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ad populum, ad hominem, hasty generalization, red herring। देखिए एक आपसे कहा गया है कि होम फाइनेंस है जो कि क्या कर रहा है, आपसे बता रहा है कि भाई ये बहुत ही अच्छा सबसे बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है पूरे देश में, क्योंकि ये आपको बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहा है, एक अच्छे दोस्त की तरह। ये आपके उस आपके स्वीट से होम वाले सपने को फुलफ़िल कर रहा है, और जैसा आपके कर रहा है वैसे ही सबके कर रहा है। तो ये इसमें कौन सी फैलेसी हो रही है? तो इसका सही ऑप्शन है एड पॉपुलम ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपील टू पॉपुलैरिटी, कि सबके सपने को पूरा कर रहा है और अधिक से अधिक लोग इसको क्या करते हैं? मानते हैं आपके परिवार जैसा है, आपके गुड फ्रेंड जैसा है, ठीक है। हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हैस्टी जनरलाइजेशन ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को सुन के जनरलाइज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एड पॉपुलम ही आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही है, ठीक है। फिर से आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये फिर आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से ही पूछा गया है। सम यस इस पी इज़ कॉन्ट्ररी टू सम यस इज़ नॉट पी, सम यस इज़ नॉट पी इज़ कॉन्ट्ररी टू ऑल एस इज़ पी। देखिए
यहाँ पे हम फिर से अपने उस चार्ट को बनाएंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ए, ई, आई और ओ। इससे आपको क्लियर होगा थोड़ा। देखिए, सम यस इज़ पी। अभी मैंने ऊपर भी बताया कि सम यस इज़ पी कौन सा होगा आपका, पर्टिकुलर पॉजिटिव। ये कॉन्ट्ररी है सम यस इज़ नॉट पी। क्या ये इसके कॉन्ट्ररी, पहले तो कॉन्ट्ररी कौन कौन होता है आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आपको एकदम ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कॉन्ट्ररी कौन किसके है। तो ए ई के कॉन्ट्ररी है, ये इसके कॉन्ट्ररी है, और ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। कॉन्ट्ररी है और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ए ई के साथ सिर्फ कॉन्ट्ररी है, बाकी ए ओ के साथ, आई ई के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेट्स कम टू द सेंटेंस, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमारे ये कह रहा है कि ए ई आई और ओ। क्वेश्चन में कह रहा है सम यस इज़ पी। यहाँ पे आई बात, ये कॉन्ट्ररी है, सम यस इज़ नॉट पी, यहाँ पे आएगा। क्या ये इसके साथ कॉन्ट्ररी है? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों आपस में सब कॉन्ट्ररी होते हैं, कॉन्ट्ररी नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपकी गलत हो जाती है यहीं पे, ठीक। जब हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को पढ़ेंगे तो वहाँ हम बिल्कुल क्लैरिटी से समझेंगे। तो अभी बिल्कुल भी जिन लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से कामनेस के साथ पढ़िए, रोज़ 2-2, 3-3 टॉपिक को समझते रहिए, 1 से 1.5 घंटा दीजिए, आपका बिल्कुल अच्छे से JRF भी हो जाएगा। सम यस इज़ नॉट पी। अब यहाँ पे ये ओ स्टेटमेंट को उठाया है कि कुछ यस पी नहीं है, इज़ कॉन्ट्ररी टू ऑल यस। ऑल आ गया तो यूनिवर्सल आ गया आपका, यूनिवर्सल अफर्मेटिव या पॉजिटिव। तो ये इसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन करेगा कि नहीं करेगा? अभी मैंने आपको बताया ए का ओ के साथ, ई का आई के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ राइट बट स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट राइट। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि फॉर द इंडियन थिंकर्स इन्फेरेंस, जो अनुमान है, मीन्स ओनली अ साइलोगिस्टिक इन्फेरेंस बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म। देखिए, जो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको ये पता है कि पक्ष क्या है, हेतु क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है। इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस, जिसको हम व्याप्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याप्ति। ये जो व्याप्ति है ये मिडिल और मेजर टर्म के ही बीच के रिलेशन को अधिकतर ये बताती है। ये आपको याद रखना है कि व्याप्ति क्या है। व्याप्ति एक इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस है जो कि मिडिल टर्म और जो मेजर टर्म है उसके बीच के रिलेशनशिप को बताती है। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, क्योंकि इंडियन थिंकर्स में मैक्सिमम आप जो देखेंगे ये इन्हीं लोगों की बात करते हैं। देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ द मिडिल टर्म वेर एवर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ द मेजर टर्म। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब आप व्याप्ति को देखते हैं, जब आप रिलेशनशिप को देखेंगे, तो जहाँ पर आपका मिडिल टर्म नहीं होगा वहाँ पर मेजर टर्म की बात भी सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Next question, according to classical Indian logicians न्यायिकाज, the inference from the effect of the cause is called पूर्ववत। जो इन्फेरेंस आता है फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ द कॉज के इफ़ेक्ट की वजह से उसको हम पूर्ववत कहते हैं। और यही न्यायिकाज के अकॉर्डिंग इन्फेरेंस ऑफ कॉज फ्रॉम द इफ़ेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखिए, ये जो टर्म है इसमें इनका ये है कि ये जो दोनों ही स्टेटमेंट इनके हैं वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके? वो गलत हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो जो ये पूर्ववत जिसको कहा है, पूर्ववत का मतलब है कि किसी भी जो इफ़ेक्ट है वो दिखने के पहले ही उसके कारण को बता देना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बादल को देखा, ठीक है, तो हमें ये पता लग जाता है कि बारिश क्या है? होने वाली है। पहले से हमने बता दिया कि बारिश होने वाली है। इसमें भी आप 3 चीज़ों को देखते हैं, पूर्ववत, शेषवत और आपका एक होता है सामान्यतो दृष्ट अनुमान, ठीक है। पूर्ववत का मतलब है पहले से हमने प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है, पहले से हमने क्या कर दिया? प्रिडिक्ट कर दिया। और शेषवत का मतलब क्या है? होने के बाद। जैसे कीचड़ को देख के ये अनुमान लगाना कि बारिश हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट को ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है, वो है पॉसिबल, ठीक है। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल। देखिए इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मॉडेम इज कंसिडर्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। देखिए मॉडेम का पूरा नाम अगर हम कहें कि मॉडेम मिलकर के कैसे बना है तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर से मिलकर के बना है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों की तरह काम करता है, बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। रीज़न क्या दिया गया है कि मॉडेम सेंड्स डाटा, अपलोड आउटपुट एंड रिसीव डेटा, डाउनलोड इनपुट एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है कि मॉडेम पहला तो दोनों की तरह काम करेगा और दोनों की तरह जब काम करेगा तो दोनों एक टाइम पे काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रोग्राम दैट कम्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम डिस्गाइज्ड एज समथिंग एल्स। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्राम आता है वो गायब हो जाता है या दिखता नहीं है, डिस्गाइज्ड हो जाता है कुछ और, एज समथिंग एल्स। तो ये क्या है? वायरस है? जी नहीं, वायरस अगर होता तो आपकी चीज़ें क्या हो जाती हैं बिल्कुल वायरस में कि वो रेप्लिकेट करना शुरू कर जाती हैं हैंग ऑन की तरह। वेब बग्स भी नहीं है, ये आपके ट्रोजन हॉर्सेस हैं। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का आपका जो है आप कह सकते हैं कि मालवेयर है, जिसमें कि आप कोई भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसके बाद आपके सिस्टम से सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और कुछ और दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। You have been instructed to install additional RAM into computer by your teacher. टीचर ने कहा है कि भाई कंप्यूटर में आपको अलग से रैम को लगाना है, तो क्या सीक्वेंस रहना चाहिए रैम को लगाने का? तो सबसे पहले तुरंत ही इंस्टॉल कर देंगे रैम को और फिर कंप्यूटर को पावर सप्लाई से अलग करेंगे, फिर एंटीसेप्टिक स्ट्रैप टू रिस्ट। देखिए भाई सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे कि कंप्यूटर को जो है वो पावर सप्लाई बंद करेंगे। सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले रहेगा। तो ए और बी ऑप्शन तो ऐसे ही आपके क्या हो गए, कट गए। ए और बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऐसे ही कट गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बचा और ऑप्शन नंबर डी बचा। इसके बाद देखिए आप रैम को इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद एंटीसेप्टिक स्ट्रैप अपने ब्रेस्ट पे क्यों बांधेंगे, क्यों कनेक्ट करेंगे? जब आपने रैम को इंस्टॉल कर दिया, आपने तो काम कर दिया, तो आपका ऑप्शन क्या है, बी से सी पे जाएंगे और फिर सी से ए पे जाएंगे। बी सी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। स्वयं इनिशिएटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वयं इनिशिएटिव इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टैगलाइन ऑफ डिजिलॉकर लोगो से माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। देखिए सबसे पहले स्वयं की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है आपका, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। जो ये स्वयं है ये आपका मूक, मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज, इसका एक पार्ट है जिसको कि AICTE जो कि भारत की ही संस्था है AICTE, इसके द्वारा 2016 में ऑनलाइन कोर्सेज़ को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था कि ऑनलाइन कोर्सेज़ को प्रॉपरली तरीके से हो सके, उसको अच्छे से काम कर सके। इसके लिए स्वयं के जो आपके, अगर आप उसके पोर्टल को ओपन भी करके आप एक बार ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा रिलेटेबल होगा कैसे काम करता है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसके स्वयं के आपके 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर होते हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग चीज़ें, जैसे कि किसी में आपके रीडिंग मटेरियल, किसी में असेसमेंट वाले, ये सारी चीज़ें आपको होती हैं। ठीक, ये प्रोवाइड किया जाता है, मूक का एक पार्ट है। बट इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्वयं पे अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए क्या होते हैं आपके कह सकते हैं आप कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट आपका नहीं है। नेक्स्ट, डिजिलॉकर पे ऐसा नहीं कहता है कि माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एक बार डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। ऐसा कहीं भी उसके लोगों पे ऐसा नहीं है कि माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। तो ये जो दोनों ही ऑप्शन हैं आपके वो क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। स्पाईवेयर है, फायरवॉल है, ब्लूटूथ एंड डिनाइल ऑफ सर्विस है। देखिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप अगर ऐसा जैसे नेशनल लेवल पे नेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं भाई, तो आप A to Z सारी चीज़ों को पढ़ कर जाएँ। कुछ चीज़ें आपके कॉमन सेंस पर भी डिपेंड करते हैं। ब्लूटूथ का यूज़ हम सब करना जानते हैं। सो लेट्स चेक आउट कि हम इसमें से ब्लूटूथ में से किस ऑप्शन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी, हमेशा ब्लूटूथ के ऐड आपने देखे होंगे, वायरलेस टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि आप जैसे लीड आपने लेके लगाते हैं
तो ब्लूटूथ की भी लीड आप लेते हैं? नहीं, ब्लूटूथ कान में लगाया और मोबाइल कहीं भी रखा है उतने रेंज के भीतर तो आप बात कर लेते हैं। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, सी का 1। जब एक आपको मिला तो अब सी का 1 आप ऑप्शन में देखा करिए जाके कि कहाँ कहाँ है। तो सी का 1 आपको कंफर्म है तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा, बी और सी ऑप्शन ऐसे ही कट गए। ठीक, अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, ब्लूटूथ के बाद है स्पाईवेयर है, फायरवॉल है, डिनाइल ऑफ सर्विस है। एन अटैक ऑन नेटवर्क विच इन्वॉल्व फ्लडिंग द नेटवर्क विथ यूजलेस ट्रैफिक। एक नेटवर्क पे एक अटैक कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि अपनी सर्विस को दे, इसके लिए वो यूजलेस ट्रैफिक यूज़ कर रहा है। क्यों? अगर कोई सर्विस नहीं देना चाह रहा है तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस में आएगा, डी का 3। डी का 3 देखिए, ऑप्शन नंबर डी, आपको आंसर ऐसे ही मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? फिर भी एक बार हम देख लेते हैं सारे को। फायरवॉल में क्या है, एक वॉल क्रिएट करेगा। आप पढ़िए इस स्टेटमेंट को, आपको समझ आएगा। सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूज़र टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर पर्सन कंप्यूटर एक्टिविटी। तो ये स्पाईवेयर का काम है कि दूसरे के पर्सन के कंप्यूटर पे क्या हो रहा है, उसकी एक्टिविटी के बारे में आपको ये बता रहा है, वो स्पाईवेयर है। एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक प्रकार का ये होता है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी बिना आपके कंसेंट के आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने कंप्यूटर पर देख पाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग व्हाट डेटा कैन एंड कैन नॉट एंटर। तो कौन सा डेटा जाएगा, कौन सा डेटा नहीं जाएगा वो कर रहा है। तो एक प्रकार से इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट की, एक वॉल क्रिएट किया, तो यही आपका फायरवॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का 4th। क्लियर है? तो एक तरीका मैंने आपको बता रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में भी ऑप्शन को पुट करें तो एक बार जो है ऐसी चीज़ों को ज़रूर करके करें, ताकि इससे क्या होगा कि आपके आंसर तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ही पास हो जाएगा। ठीक है, कि बहुत घबराने की कि मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज़ नोन एज टू बी ह्यूमन कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर कॉजिंग, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो ये इसमें से कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, एस्बेस्टॉस फाइबर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए इसमें से जो है उसका दूसरा नाम है द मैजिक मिनरल। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ। द मैजिक मिनरल उसका क्या है, दूसरा नाम है। ठीक, तो अब आप बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, द मैजिक मिनरल। सो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्बेस्टॉस फाइबर। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, द मैजिक मिनरल। ठीक है, ये बहुत ही नुकसानदेह होता है और ये जो है व्यक्ति के कैंसर कॉज में भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपका एक इफेक्टिव फैक्टर माना जाता है। विच रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लोन्स। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करके बताइए, क्योंकि ये साइट्स जो दे दी हैं हो सकता है बहुत सारे लोग उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो एक हम लोग पहले डायरेक्शन को समझेंगे, बेसिक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, क्या दिया है आपका, ईस्ट कोस्ट मतलब ये वाला कोस्ट, वेस्ट कोस्ट ये वाला, सेंट्रल इंडिया, बीच वाला, नदर्न इंडिया, ऊपर वाला। कौन सा रीज़न ऑप्शन में पूछा है, पहले ये क्लैरिटी हो गई। लेट्स मेक अ रफ स्केच ऑफ आर गोल्डन इंडिया। चलिए, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा भारत है। यहाँ पे देखिए ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा आपके साइक्लोन आते हैं, मतलब ये वाला रीज़न है, या फिर ये वाला रीज़न है, या फिर ये वाला रीज़न है, या फिर ये वाला रीज़न है। ठीक, इन चारों में से कहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन आता है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो वो है ईस्ट कोस्ट। जी हाँ, ये वाला जो रीज़न है, आपने कई बार सुना होगा बांग्लादेश लेते हुए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा साइक्लोन अटैक करते हैं। आपने कुछ कॉमन नेम भी सुने होंगे, टाइफून हो गया और बहुत सारा नाम भी रखा जाता है। तो ईस्ट कोस्ट पे आने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका ये पैसिफिक ओशन से होते हुए आता है। इंडियन ओशन नीचे है, पैसिफिक ओशन से होते हुए इधर की भी हवाएं हैं जो कि एक प्रेशर क्रिएट कर देती हैं लो प्रेशर टू हाई प्रेशर में जाने के लिए, जिसके कारण क्या होता है, एक पूरा जो है आपका तूफान की तरह बन जाता है, जिसके कारण साइक्लोन आता है। वेस्ट कोस्ट में कभी काल को आता है, ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि यहाँ का जो अरेबियन आपका है
पेनिनसुला है वो क्या है, बिल्कुल सूखा हुआ है, क्योंकि इधर हमारे कौन है, अरब सागर है, अरब सी, जितने भी आपके सऊदी अरब है जहाँ पे पानी कभी होता ही नहीं है, तो वहाँ ड्राई एयर होता है। ठीक, सेंट्रल इंडिया में तो आता ही नहीं है ना, नदर्न इंडिया में जल्दी आपको आता ही नहीं है इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे वैसी गैपिंग नहीं हो पाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट कोस्ट। Which of the following statements about biodiversity are correct? बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? बायोडाइवर्सिटी कैन सपोर्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है भाई, स्टेबिलिटी एक स्थायित्व प्रदान करेगा। ह्यूमन एक्टिविटी हैव शार्पली इंक्रीज्ड स्पीसीज एक्सटेंशंस, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रहे हैं, बहुत सारे वल्नरेबल स्थिति में हैं, तो वो क्यों है, वो हमारी वजह से हैं, वी द ग्रीडी ह्यूमन्स। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हैज़ नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट का फ्रेगमेंट करना बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ाएगा। दैट मीन्स जो रहने की जगह है, अगर शेर जंगल में रह रहा है तो हम उसको एक छोटे से घर में 2 पेड़ लगाकर रख लेते हैं, फ्रेगमेंटेड मतलब तोड़ देना, ठीक, और हम कहेंगे कि इससे बायोडाइवर्सिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। भाई कैसे नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप शेर को क्या करेंगे, छोटे से मान लीजिए कि शेर कहाँ पूरे जंगल में रहता है, या किसी भी आप स्पीशीज़ को ले लीजिए, जब आपने उसके घर को, घर उसका क्या है, हैबिटेट ही तो है, जब उसके घर को आपने फ्रेगमेंट कर दिया, तोड़ दिया, तो वहाँ से आपने सिर्फ उसके घर को नहीं तोड़ा, आपने फूड चेन को तोड़ा, फूड चेन को तोड़ा तो फूड वेब डिस्टर्ब हुआ, फूड वेब डिस्टर्ब होगा तो बाकी क्रीचर्स भी आपके डिस्टर्ब होंगे। सो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि बायोडाइवर्सिटी इससे इफेक्ट नहीं होगी। अबाउट 70% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज आर इनवर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही बात है। वर्टिब्रेट मतलब जिसके पास आपका वर्टिब्रे नहीं होता है, तो 70% ऐसी हमारे जो है अर्थ पे क्रीचर्स हैं जो कि क्या हैं, जिनके पास वर्टिब्रे नहीं होता है। ठीक, बटरफ्लाई हो गई, बीज हो गए, तो वो भी 70% हैं जो कि ऐसे होते हैं। सो कौन से सही है, ए, बी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स सी द ऑप्शन ए, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन, मीथेन एमिशन का मेजर सोर्स का क्या है? देखिए, मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा एमिट होने वाली गैस है। लैंडफिल्स में भी होती है, माउंटेन रिवर से नहीं होती है, ठीक है, वेट लैंड से भी निकलती है, पैडी फील्ड से भी निकलती है। एग्रीकल्चर में तो सबसे ज़्यादा मीथेन आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ए, सी और डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। एमिशन ट्रेडिंग, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि एमिशन ट्रेडिंग जो आपको गैसेस के ऊपर जो गैस का रिडक्शन है उसके लिए बात की गई थी, तो ये बात की गई थी जापान में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जो कि आपका 1997 में ही, आई गेस आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, 1997 में ये हुआ था, जो कि बाद में उस टाइम नहीं इम्प्लीमेंट किया गया था, 2005 के लगभग में इसको किया गया था। ठीक है, सो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ पर है आपका, जापान में है। ये वहाँ पे इसके लिए होने वाला बहुत बड़ा कार्य था कि जो गैस है, उन गैस का जो रिडक्शन है वो कम किया जाए। ठीक है, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव यही आपका एमिशन ट्रेडिंग था कि जो इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक, इसके अलावा कि जो डेवलपमेंट के मैकेनिज़्म है उसको साफ रखा जाए, और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 इनके जो है मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जब हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की जहाँ बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहाँ बात होती है, तो वो बात आपकी होती है कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, कहाँ पे होती है, रियो डी जेनेरियो में। तो रियो समिट में सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, जहाँ पे एजेंडा 21 जो 21 एजेंडा के साथ बात होता है, एजेंडा 21 की बात यहाँ पर होती है। ये आपका क्योटो वाला 1997 है, ये आप एडिशनल में याद रखेंगे। रियो वाला आपका 1992 में है। ठीक है, रियो समिट जहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात की गई, सभी चीज़ आप अच्छे बेहतर तरीके से उपयोग करिए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करिए। क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी की बात कहाँ पे की गई है, तो ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी की बात की गई है। आप इससे भी, अगर आपको नहीं भी आता तो आप एनर्जी से समझ सकते हैं कि सोलर अलायंस जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है, उसमें बात की जाती है कि हम वो एनर्जी को यूज़ करें जो कि साफ़ है, क्लीन इन द सेंस कि जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती और हमारे लिए अफोर्डेबल भी है, क्योंकि इंडिया ऐसे रीजन पे है जहाँ पे उसको एम्पल अमाउंट में सनलाइट क्रिएट होती है।
टेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये आपका है पेरिस अग्रीमेंट की बात की जा रही है, जो कि किस ईयर में है आपका 2015 में है, ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट, जहाँ पे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की बात की जाती है, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में। तो ए का हो गया दूसरा A2B4 और उसके बाद आपका सी का सी ही रहेगा, A2B4 C3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हु इज़ फुली क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, किसको यहाँ पे हम पूरी तरीके से क्रेडिट दे सकते हैं, जिन्होंने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ले आते हैं ऑफिशियली थ्रू द नेसेसरी ऑर्डर इशू बाय बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 7 मार्च 1835। सो ये आंसर आप सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि ही इज़ नन अदर दैन थॉमस बेबिंगटन मैकाले। 1834 में मैकाले आता है भारत और 1835 में वो अपना घोषणा पत्र देता है मैकाले मिनट्स के नाम पे, जिसमें कि इंग्लिश को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था कि अब कोर्ट की भाषा और ये सारी भाषा इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी डिड जुआंग जैंग एंड आई क्विंग विजिटेड इन इंडिया, थोड़ा सा घुमा दिया है, जो जुआंग जैंग है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये जुआंग जैंग किसका नाम है, तो ये जुआंग जैंग जो है जो ह्यून संग है उसका ही नाम है। तो ये कहाँ पे विजिट किए, इनका नाम जो है आपका ह्यून सांग है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने किस यूनिवर्सिटी को विजिट किया था भारत में, और आई क्विंग, इनके साथ ये दूसरा जो नाम है आई क्विंग, इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। अब जब ह्यून सांग नाम आपको पता है तो बहुत सारे लोग अब इसका सही आंसर बता देंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक। देखिए ह्यून सांग के बारे में तो हमें सबको पता है, या जुआंग जैंग जो भी इनका नाम है, इसके बारे में पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया था। 16 साल तक ये भारत में जो है ट्रैवल करते रहे और भारत की बहुत सारी चीज़ों को सीखा, संस्कृत सीखा और बहुत सारी चीज़ों को जाने। इसके अलावा जो आई क्विंग है ये बौद्ध धर्म को जो है एक बहुत बड़ा उनका अनुयायी था, मानने वाला, और ये हीनयान और महायान दोनों उनकी शाखाओं में जो है विश्वास रखता था। इसके अलावा अगर आपसे फाहियान के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि भाई फाहियान जो है तो कौन सा ऐसा चाइनीज़ ट्रैवलर था जो कि पहली बार आया था, तो ये कौन था, फाहियान था, जो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था जिसने कि भारत में विजिट किया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। NSSF एज इनवाइजिगेस्ड बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन स्टैंड्स फॉर, तो NSSF का फुल फॉर्म पूछा है, NKC के द्वारा जो इसको लाया गया था। तो NSSF जो है आपका नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही ऑप्शन है, 43 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में भी इसके अध्यक्ष कौन थे, NKC के, तो सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। NKC कई सारे चरण में आया था, 5 मेजर एरियाज़ में इन्होंने बांटा था उसको, बट अभी इस क्वेश्चन में आपको NSSF का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, क्लियर है। और बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए सिमिलर ही है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक नहीं है, साइंस ही है, ना साइंटिफिक है, ना साइंटिस्ट है, ना स्पेस है, दैट इज़ ओनली साइंस, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। As per NEP 2020, National Educational Technology Forum NETF, National Educational Technology Forum will have following functions। देखिए NETF जो है इसके क्या फंक्शन है, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी इन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन। तो बिल्कुल सही बात है, जो NETF है इसका यही काम है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ फुल फॉर्म भी इन्होंने दे दिया है कि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाला है। तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को, दोनों एजेंसी को टेक्नोलॉजी में हो रहे इंटरवेंशंस के बारे में बताएगा, डिस्कवरीज़ के बारे में बताएगा, रिसर्च के बारे में बताएगा। आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, बिल्कुल सही बात है कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें और हो सकती हैं उनके बारे में बताएगा। एनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरिया इन एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डोमेन, जैसे 2 एरिया हमारे पास होती हैं, एक वो एरिया जो हम किसी चीज़ का सामने देख पाते हैं, एक वो एरिया जो आगे फ्यूचर में हो सकता है। सो इसका ये भी काम है कि अगर आप एक शैक्षिक व्यवस्था में देखें, शैक्षिक डोमेन आयाम में देखें, तो एक थ्रस्ट एरिया को क्या करना, एनविजन करना, सबके अंदर कल्टीवेट करना। डेवलप करिकुलम फॉर टेक्निकल कोर्सेज, नो, जब टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो इसका ये मतलब थोड़े है कि टेक्निकल कोर्सेज के लिए करिकुलम बनाने का काम करेगा। बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सही बात है,
देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एथिकली कुछ ऑप्शंस ऐसे लगेंगे कि जो कि सही हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को डेवलप करना ईटी के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और आपका ऑप्शन नंबर ई, ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो डी नहीं रहेगा, तो डी जिस ऑप्शन में नहीं है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं डी पहले वाले में नहीं होगा, दूसरे में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम रिवीजन। हम करिकुलम रिवीजन क्यों करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाइन इट बेटर विथ विजन एंड मिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ताकि वो जो किसी भी संस्था की, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो विजन है, जो मिशन है, उसके साथ अलाइन कर सके। क्या हम इसलिए करते हैं? ठीक, नेक्स्ट है आपका टू मेक इट लर्निंग आउटकम बेस्ड। ठीक है, टू मेक इट मोर इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग अटेनमेंट लेवल अगेंस्ट प्रोग्राम आउटकम। अटेनमेंट लेवल हो लेकिन प्रोग्राम आउटकम के अगेंस्ट में हो। ठीक, टू डेवलप कैपेसिटी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए कुछ ऑप्शन को आप ऐसे ही एलिमिनेट करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखकर आपका करिकुलम जो है वो चेंज किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो अब पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं और डी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो डी ऑप्शन जब एलिमिनेट करते हैं तो हमें हमारा ऑप्शन भी मिल जाता है इसी के साथ, ए, बी, सी और ई। देखिए, टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी है। स्टेक होल्डर में क्योंकि स्टूडेंट भी आता है, पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर भी आएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी आएगा, तो ये भी आपका हो सकता है पॉइंट। हम जो आंसर होता है कभी भी अपने अकॉर्डिंग या अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग नहीं, एज़ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें। कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको कुछ ऑप्शन लगेगा कि ऐसा कैसे होगा या ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऑप्शन में वो दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है, तो आपका 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इसके बाद आपके पैसेज वाले हैं, वो आप खुद से चाहें तो आप पढ़ के कर सकते हैं। ठीक, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट है इस क्वेश्चन में जो कि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, डिफ़िकल्ट है, तो आप उसको भी लिखें, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे करके हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही जो है पेपर 1 और इसके साथ हम लोग पेपर 2 को भी करने वाले हैं। पेपर 2 एजुकेशन जो है इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।